Hello everyone, welcome to Vihan Education. Today I am going to discuss the concept of social contract theory given by the eminent scholar called Thomas Hobbes. आज हम लोग थॉमस हॉब्स की जो फिलॉसफी है, जो थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, उसको समझेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट, कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, इस पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बात करता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, लेट मी हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स और लेट मी सेट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टुडेज लेक्चर। तो थॉमस हॉब्स को जानने के लिए, लेकिन उसके पहले उस समय की सिचुएशन को समझते हैं कि उस समय जिस समय थॉमस हॉब्स लिख रहे थे, जो टाइम वाज 1651 में लेवियादन का नामक एक किताब लिखा। उन्होंने कई किताब लिखा, लेकिन हम अपने सिलेबस के अनुसार लेवियादन को स्टडी करेंगे, उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को स्टडी करेंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में वो बात कर रहे हैं कि राज्य की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, उसके की कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग समझेंगे कि उस टाइप की थ्योरी क्यों बात कर रहे हैं, ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात करने की क्यों जरूरत पड़ी उस समय। तो यहाँ पर समझने के लिए हमें समझना होगा कि उस समय का परिवेश क्या था, व्हाट वाज द स्ट्रक्चर और व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाइम कॉल्ड 1651। आपको याद होगा 1648 में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन हुआ था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से हमने बॉर्डर को डिमार्केट किया था कि हाँ, अब फ्रंटियर सिस्टम को रिप्लेस करके बॉर्डर सिस्टम को लेके आते हैं। दूसरा चेंजेस अगर हम देखें तो ये जो टाइम है, ये रेनेसा का टाइम पीरियड है, और रेनेसा के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग थ्योरी आ रही है, अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, और पुराने कॉन्सेप्ट्स को, पुरानी थ्योरीज को वो चैलेंज कर रहे हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी उसी में से एक है, जो कि डिवाइन राइट थ्योरी को चैलेंज करता है। द मेन एम ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज टू establish a theory which is talking about origin of a state in more logical way, in more scientific way. So it was also the time of Renaissance, in which the Martin Luther King was challenging the authority of Catholic Christianity. Democracy was challenging the authority of the king. So emergence of capitalism or the industrialization. So these kind of changes were taking place, as I highlighted here: religious model, political model, and social model. Means Catholic Christianity is now being transferred to Protestant Christianity, is not transferred, facing challenges from Protestant Christianity. Individual is a political system, monarchy was facing challenge from democracy, and in feudalism, in economic model, feudalism was facing challenge from capitalism. So in this background, lots of changes were taking place. Science was making or creating its own space in Europe. So there was some or other kind of influence of this Renaissance on Thomas Hobbes. Thomas Hobbes पे इस समय का कुछ प्रभाव पड़ा, और थॉमस हॉब्स ये बताते हैं कि किस तरीके से ये थ्योरी को वो जब बता रहे थे, तो उसमें गैलीलियो नामक साइंटिस्ट का प्रभाव पड़ा, और उस समय के जो लिबरल स्कॉलर्स थे उनका प्रभाव पड़ा। सो लेट अस अंडरस्टैंड थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, लाइक स्टेट ऑफ नेचर, लाइक ह्यूमन नेचर, लाइक नेचुरल राइट्स. So all these things we need to understand. Let me take one by one. So if I am talking about state of nature एक hypothetical condition है, इस एक hypothetical है जहां पर अभी present context से कोई मतलब नहीं है, ना ही अभी के कॉन्टेक्स्ट से है, ना ही 1651 के कॉन्टेक्स्ट से है। वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अभी जो मोनार्की है, ये मोनार्की उस समय नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं था, कोई कहीं नहीं था, सब स्टेट ऑफ नेचर ड्राइव कर रहा था। तो स्टेट ऑफ नेचर एक वो जगह है जिसको कि हम प्रेजेंट डे में जंगल कह सकते हैं, जहां पर लॉ ऑफ रूल काम नहीं कर रहा है, जो माइटी है उसका लॉ काम कर रहा है। सो जिस तरीके से अगर हम समझे कि आज हम जंगल सफारी करने गए और वहां पर सारे एनिमल्स हैं और हमारे साथ कोई गाइड नहीं है, तो क्या सिचुएशन होगा? एक डर का सिचुएशन होगा, एक इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। तो स्टेट ऑफ नेचर में भी जो लोग हैं वो बहुत इनसिक्योर हैं, ऐसा थॉमस हॉब्स बताते हैं।
तो हॉब्स जब ये बता रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर बहुत इनसिक्योर है, तो वो ह्यूमन के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल बिकॉज ऑफ सॉलिटरी पुअर नेस्टी ब्रूटिस एंड सॉट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर वॉज वेरी पेसिमिस्ट, बहुत ही दुखद, बहुत ही नेगेटिव ह्यूमन नेचर है, बहुत ही पेसिमिस्ट ह्यूमन नेचर है। सो इस ह्यूमन नेचर के साथ स्टेट ऑफ नेचर में कॉपरेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग इनसिक्योर है, लोग हमेशा एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ये बहुत ही फुल ऑफ इनसिक्योर है, एंड देयरफॉर वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ये एक फ्रेज से उन्होंने संबोधित करने की कोशिश की है। ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर थ्रू सेइंग दैट वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल एंड विद दिस following human nature, that is self-centered human nature, that is pessimist human nature. Fine, up to here it is clear कि human nature state of nature में बहुत pessimist है। Now the state of nature वो क्या कह रहा है कि arises, state of nature arises from human nature which itself is very pessimist, very negative, very competitive. So what we are seeing is that despite he argued that human beings are naturally equal, human beings are naturally equal in terms of physical or mental ability, which leads to the competition and conflict over limited or scarcity of resources. बहुत ही कम संसाधन है यहाँ पर, और जहाँ पर भी कम संसाधन होता है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वहाँ पर परेशानी होती है। जैसा कि अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे, कोविड के पैंडेमिक के टाइम पे जिसको जो मौका लग रहा था वो अपने चीज़ों को होर्डिंग पे करने लगा, वो अपनी सिक्योरिटी को पहले देखने लगा इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ऑल। तो ये चीज़ कहा जाने लगा कि स्टेट ऑफ नेचर में हर कोई अपनी सिक्योरिटी को देख रहा था और हर कोई एक दूसरे से इनसिक्योर था, डिस्पाइट इक्वल फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। ठीक है, बट ये क्या है, विच लीड्स टू कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ओवर स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्स और लिमिटेड रिसोर्स। तो आप जैसे जानते हैं, आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि हमारे पास धरती पर बहुत पानी है, पर पीने योग्य पानी बहुत कम है। तो पीने योग्य पानी के लिए जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई क्षेत्र जो है वो सूखा ग्रसित क्षेत्र है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स आर क्रिएटिंग सम और अदर काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट, एंड पीपल आर वेरी मच इनसिक्योर फ्रॉम फेलो ह्यूमन बींग्स। सो वो ये कह रहे हैं कि टू स्केप, इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। सो टू स्केप फ्रॉम द chaotic एंड प्रिकैरियस कंडीशन, हॉब्स आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स मस्ट एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब लोगों के पास अब कोई चारा नहीं है, दे हैव नो चॉइस बट दे हैड टू कम टू दिस कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, with one another and surrendering some of their rights and freedom to a sovereign authority in exchange of protection and security। ठीक है, तो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक काफ़ी चैलेंजिंग है और यहाँ पर उनको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो बाहर आ सकते हैं। और जो उनको इक्वल फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस मिला हुआ है स्टेट ऑफ नेचर में, वो उसको सरेंडर करना पड़ेगा। किसको सरेंडर करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा लिवियादन को और सॉवरेन को, या फिर आप किंग कह लीजिए। तो इसी माध्यम से वो कह रहे हैं, हॉब्स कह रहे हैं कि वी नीड टू सरेंडर ऑल आवर राइट्स टू द सॉवरेन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ओवरऑल हॉब्स कंसेप्शन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर सर्व्स एज ए फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, हाईलाइटिंग द स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि ये जो थ्योरी है, ये जो फिलॉसफी है, ये हॉब्स लिख रहे हैं किस पर्पस से? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से। क्यों? ऑब्जेक्टिव क्या है उनका? कि वो मोनार्क को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो रेनेसा के टाइम कॉन्फ्लिक्ट है, एक ग्रुप डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा ग्रुप मोनार्क को। तो हॉब्स बिलोंग्स टू दैट ग्रुप हु वाज सपोर्टिंग मोनार्क। सो थ्रू दिस थ्योरी ही वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव दैट एब्सोल्यूट मोनार्की और स्ट्रॉन्ग मोनार्क इज अ नीड ऑफ आवर, और ये जरूरत है हमारे समय में। लेकिन ये जब बात कर रहे हैं, स्टेट की बात कर रहे हैं, तो साथ में ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में हमने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है ईच इंडिविजुअल आर डूइंग सम और अदर काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट थिंक ऑफ दिस, individuals, just think of these all are individuals.
ये लोग सब कौन है? इंडिविजुअल्स है। इन इंडिविजुअल्स को व्हाट वी नीड टू डू हियर इज दैट इस इंडिविजुअल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, ठीक है। ये सब इंडिविजुअल्स आपस में मिलके अग्री कर रहे हैं कि दे आर लुकिंग फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। तो जब ये सिक्योरिटी के लिए देख रहे हैं, सिक्योरिटी को ढूंढ रहे हैं, तो यहां पर इस चीज को समझना होगा कि हॉब्स जो बात कर रहे हैं कि ये लिवियादन एक स्ट्रांग मोनार्क चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रांग मोनार्क ही इसको सिक्योर कर पाएगा। तो यहां पर इस चीज पर ध्यान देना होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में मोनार्क जो है या लेवियादन जो है ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के बीच में हुआ है जो स्ट्रांग स्टेट चाह रहे हैं। क्लियर अप टू है? तो यहां पर से वो बात कर रहे हैं किस चीज का? वो बात कर रहे हैं स्ट्रांग स्टेट और स्ट्रांग मोनार्की की, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट यहां पर सब चीज की बात हो रही है, हर एक चीज की बात हो रही है कि स्टेट का फॉर्मेशन हो गया और यहां पर जो राइट्स मिले हैं, जो नेचुरल राइट्स मिले हैं, उसमें से कुछ राइट्स हमने सरेंडर कर दिया, लोगों ने सरेंडर कर दिया। बट हॉब्स कहते हैं कि सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी आप राइट टू लाइफ सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी टर्म पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसी टर्म पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। सो इंडिविजुअल्स आर नॉट गोइंग टू सरेंडर देयर राइट टू लाइफ। Second part is that when individuals are not surrendering their right to life, they are also having or possessing right to rebel. ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर इंडिविजुअल्स जो है वो उनके पास एक राइट्स है, राइट टू लाइफ, जो कि स्टेट ऑफ नेचर में भी है और स्टेट ऑफ नेचर के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेट बनी है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट द्वारा स्टेट बना है, उस पर भी वो अवेलेबल है। अगर ये राइट टू लाइफ देने में, प्रोवाइड करने में जो सॉवरेन है वो कैपेबल नहीं है या इनकैपेबल है, सो इस पीपल कैन गो फॉर राइट टू रिबेल, बिकॉज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ हिज थ्योरी वाज लाइज ऑन इनसिक्योरिटी और फियर, राइट। देयर आर रीजन बिहाइंड दैट, बट लेट मी फर्स्ट हाईलाइट कि उसकी सिक्योरिटी जो है वो मेन कॉन्सेप्ट है। अगर सिक्योरिटी लाइफ ही नहीं रहेगा फिर वो स्टेट का क्या करेगा? फिर उसके लिए तो बात बराबर है ना, क्योंकि वो स्टेट ऑफ नेचर में तो कम से कम फ्री है, इक्वल है, बट यहाँ पर तो उसको इंडिविजुअल जैसा राजा बोल रहा है वो वैसा जी रहा है। अब यहाँ पर भी अगर उसके लाइफ पे थ्रेटनिंग होगा तो वो राइट टू रिबेल करके नए कॉन्ट्रैक्ट होगा और नए लेवियादन को चूज करेगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द थिंग he is talking in his theory of social contract, or the main purpose of social contract is to justify the logical way of origin of state. जैसे आप कई स्कॉलर्स को देखेंगे वो कहते हैं, जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, इन लोगों के लिए स्टेट जो है बहुत नेचुरल है, स्टेट शुरू से है। लेकिन यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, स्टेट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आया है। उसके पहले ये कहा गया कि स्टेट जो है वो डिवाइन राइट थ्योरी से चल रहा है कि किंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है। तो ये सारी थ्योरीज जो है वो ये बता रही है कि स्टेट की ओरिजिन बहुत लॉजिकल है और राइट टू रिबेल भी पार्ट है। ये नहीं कि हम एब्सोल्यूट मोनार्की को अनचेक्ड एट द एंड छोड़ देंगे। अगर वो राइट टू लाइफ पे हमारे अटैक करता है या नहीं प्रोटेक्ट करता है तो वी हैव राइट टू रिबेल। क्लियर अप टू हियर? सो वी ऑल्सो नीड टू सी देयर आर एन नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म, देयर आर नंबर ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ थॉमस हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, क्योंकि इन्होंने ह्यूमन नेचर को बहुत पेसिमिस्ट लिया, इन्होंने बहुत एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की, जबकि उस समय डेमोक्रेसी और लोगों के राज्य की बात हो रही थी। तो इन सब चीज़ों पर हॉब्स को काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, विच वी विल सी इन आवर सब्सिक्वेंट लेक्चर। सो फॉर दैट डू वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। सो लेट मी just highlight one thing here at the end, and then I will close my lecture today. So first thing is that in this right to rebel or thing, Hobbes says that I and fear bond together. क्या कह रहे हैं हॉब्स?
आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। कहने का मतलब है कि इनका जन्म, हॉब्स का जन्म किसके साथ है? इनका जन्म और डर दोनों चीज साथ में जन्म लिया है। हॉब्स के साथ डर का भी जन्म हुआ है। ठीक है, तो हॉब्स कह रहे हैं कि आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर। क्लियर? तो आई एंड फियर वर बॉर्न टुगेदर मीन्स टू से दैट कि उस समय जब हॉब्स का जन्म हो रहा था तो इंग्लैंड वॉज इंगेज विद वॉर, राइट। देर वर एन नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वर गोइंग ऑन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंटरनली। वहाँ पर राजा अपने पावर को और इन्हेंस करना चाह रहे थे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका पूरे जो लाइफ टाइम है वो सिविल वॉर के टाइम पर गुजरा। सो वी नो दैट ऑल द फिलोसोफर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन टाइम। सो हॉब्स उससे अलग नहीं है। हॉब्स को भी एक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाना चाहिए। सो वी शुड स्टडी हॉब्स within the context of that changes of civil war, and therefore Hobbes was advocating for absolute monarchy। ठीक है, हॉब्स के जन्म से लेके उन्होंने जहाँ तक देखा तो 30 years war, इस पे सिविल वॉर, सो एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस वर गोइंग ऑन इन England. So he was looking for security, peace, and he was also afraid of very much threat that was occurring in the society. So this is for today. Thank you. We will meet in some other lecture, or we will study the criticism and John Locke and Rousseau also in our next class. Thank you.